यार दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। देखिए दोस्तों, आज हम बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आए हैं, भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। बिल्कुल आसान भाषा में और बहुत ही शानदार तरीके से इसको समझेंगे, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है भुगतान संतुलन, तो इसमें जो शब्द दिया गया है भुगतान, तो पूरा मामला भुगतान से ही संबंधित है। यानी कि कोई सामान खरीदने पर जब पैसे का भुगतान करते हैं उसी से संबंधित है, ठीक है ना। तो इस बात को जरूर याद रखिएगा। तो अब समझते हैं भुगतान संतुलन क्या होता है। इसके लिए हमें समझना होगा, जैसे भारत की बात करते हैं पहले, ठीक है ना। भारत में हम भुगतान कैसे करते हैं? देखिए, जैसे आप जयपुर के निवासी हो, अगर आप कहीं से दिल्ली, मुंबई, आगरा, इस तरह ऐसे शहर में घूमने जाते हो, ठीक है। अब घूमने जाओगे तो आप बस से भी ट्रेवल कर सकते हो, ठीक है, या फिर ट्रेन से भी यात्रा कर सकते हो, या फिर प्लेन से। तो आप किस मुद्रा में भुगतान करोगे? तो आप रुपए का भुगतान करोगे, क्योंकि भारत देश में हर देश की एक न एक मुद्रा होती है। इसी प्रकार भारत में अपन रुपये का प्रयोग करते हैं। कोई भी सामान खरीदने के लिए, छोटी से छोटी सामान खरीदने के, चाहे दुकानदार से खरीदें या फिर फ्रिज, टीवी, कूलर, एसी, इस प्रकार की चीजों को खरीदने के लिए हम रुपए में भुगतान करते हैं, ठीक है। या फिर कहीं जगह पे अगर पर्यटन की सेवा प्राप्त करते हैं, जैसे कोई दर्शनीय स्थल घूमने जाएंगे कहीं पे भी, तो वहां पर भी हम रुपए से ही भुगतान करेंगे। ये पूरा मामला है जब हम देश के अंदर ये पूरी गतिविधियां करते हैं ना, तब है। यानी कि देश के अंदर कोई भी सामान हमें कब प्राप्त होगा, कोई भी सेवा, जब हम रुपए का भुगतान करेंगे। यानी कि रुपए से लेन देन कर सकते हैं देश के अंदर। तो ये हमारे घरेलू भुगतान हो गई, एक तरह से घरेलू लेन देन हो गई जो हम देश के अंदर करते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे देश की बात हो गई। अब सोचिए कि कोई सामान मुझे विदेश से भारत में मंगाना हो, या फिर मेरी इच्छा हुई कि मैं अमेरिका घूमने जाऊं, और अमेरिका में अगर वहां घूमने जाऊंगा तो वहां पर दुकानदार को भी कुछ न कुछ सामान खरीदता हूं तो उसे भुगतान करना पड़ेगा। वहां पर बस से यात्रा करूंगा तो बस वाले को भी कुछ पैसे दूंगा। ट्रेन से यात्रा करूंगा तो वहां पर भी कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो अगर मुझे अमेरिका घूमने जाना है, वहां पर कुछ पैसे चाहिए, तो किस मुद्रा में भुगतान करूंगा? अमेरिका की जो राष्ट्रीय मुद्रा वो है डॉलर, तो मुझे वहां डॉलर में भुगतान करना पड़ेगा। इसी प्रकार मुझे अगर जापान में जाना है तो येन जो वहां की मुद्रा है उसमें भुगतान करना पड़ेगा। इसका मतलब हर देश की कोई न कोई मुद्रा है। भारत के बाहर यदि कोई भी सामान खरीदना है तो मुझे उस देश की मुद्रा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास तो रुपया है, हम जो भी सामान खरीदेंगे, लेन देन करेंगे, वो रुपये में ही कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मुझे रुपये को डॉलर में या फिर किसी अन्य मुद्रा में बदलना है, तो क्या कोई ऐसा सिस्टम है जिससे मैं रुपये को डॉलर में बदल सकता हूं? तो देखिए, एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में बदलने के लिए विनिमय दर होती है। अभी विनिमय दर क्या होती है इसको समझते हैं। विनिमय दर, इसे विदेशी विनिमय दर भी बोल सकते हैं। देखिए, विनिमय दर क्या होती है, परिभाषा सुनिएगा इसकी, कि विदेश की एक इकाई मुद्रा खरीदने के लिए हमें अपने देश की जितनी मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी उसे बोलते हैं विनिमय दर। दोबारा से सुनिएगा कि विदेश की अपने को एक मुद्रा खरीदने के लिए अपने देश की जितनी मुद्रा का भुगतान करना पड़ेगा उसे बोलते हैं विनिमय दर। जैसे अगर मैं अमेरिका का $1 खरीदना चाहता हूं, ठीक है, यदि $1 खरीदने के लिए मुझे अगर 100 रुपए देने पड़ रहे हैं, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, ठीक है ना, इसकी रेट चेंज होती रहती है। अगर मुझे अमेरिका का $1 खरीदना है तो मुझे 100 रुपए अगर देने पड़ रहे हैं तो विनिमय दर क्या हो गई? 100 रुपए प्रति डॉलर, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि सब देशों के साथ समान रहे। अगर अमेरिका के साथ हमें 100 रुपए देने पर $1 मिल रहा है तो जापान के लिए ये मामला अलग हो सकता है। जापान की जो एक येन मुद्रा है वो में अगर मान लीजिए कि 80 रुपए देने पर प्राप्त हो रही है, तो जापान के साथ हमारी विनिमय दर हो जाएगी 80 रुपए प्रति येन हो जाएगी, ठीक है ना। यानी कि प्रत्येक देश के साथ हमारी जो विनिमय दर है, एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में बदलने की दर वो अलग अलग होगी,
ठीक है, कंफर्म हो गया पक्का कि विनिमय दर क्या होती है, एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में बदलने की जो दर होती है उसे बोलते हैं विनिमय दर। अब ये काम क्या आती है, देखिए एक देश में सभी चीजें तो उत्पन्न होती नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें अन्य देशों से आयात करनी पड़ती है, यानी कि अन्य देशों से मंगानी पड़ती है। अगर अन्य देशों से मंगाएंगे तो हमें उन्हें कोई ऐसी मुद्रा में भुगतान करना पड़ेगा जिसे वो आसानी से स्वीकार कर सके। तो क्या कोई ऐसी मुद्रा है, देखिए वर्तमान में कुछ ही ऐसी मुद्राएं हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत है, लेकिन उन सब में भी डॉलर वर्तमान में सबसे ज्यादा मजबूत मुद्रा है जिसे प्रत्येक देश आसानी से लेन देन में स्वीकार कर लेता है, ठीक है ना। तो अब हम विदेशी मुद्रा के बारे में जब भी पढ़ेंगे इस वीडियो में, तो विदेशी मुद्रा का मतलब क्या है, डॉलर। तो डॉलर विदेशी मुद्रा के रूप में हम प्रयोग करेंगे, यानी कि कोई भी सामान बेचेंगे तो हम डॉलर को स्वीकार कर लेंगे, भाई डॉलर तो चल जाएगा, कोई भी देश इसको आसानी से अगर स्वीकार कर रहा है तो हमें क्या दिक्कत आ रही है। और अगर किसी से भी सामान खरीदना है तो उसको हम डॉलर देंगे और सामान खरीदेंगे, कोई भी सामान बेचेगा तो हम उसको डॉलर में भुगतान कर देंगे, ठीक है ना। तो इससे निष्कर्ष निकला कि हमें बाहर से सामान मंगाने के लिए अपने पास में विदेशी मुद्रा रखनी पड़ेगी, डॉलर रखना पड़ेगा ना भाई। अब डॉलर कहां रखा जाता है, देखिए प्रत्येक देश के पास अपना एक केंद्रीय बैंक होता है, केंद्रीय बैंक जो कि वहां की केंद्रीय बैंक की व्यवस्था को संभालता है। तो भारत का केंद्रीय बैंक क्या है, कौन सा है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए भारत में विदेशी मुद्रा जिस भंडार में रखी जाती है, एक बात दोबारा से सुनिएगा कि प्रत्येक, हमें इतना तो पता चल गया कि अगर अन्य देशों से व्यापार करना है, सामान आयात करना है तो हमें डॉलर में भुगतान करना पड़ेगा विदेशी मुद्रा में, ठीक है ना। तो हमें अपने पास में विदेशी मुद्रा रखनी पड़ेगी। तो विदेशी मुद्रा जिस भंडार में रखी जाती है उसे बोलते हैं विदेशी विनिमय भंडार। विदेशी विनिमय भंडार, इसमें कौन सी मुद्रा, विदेशी मुद्रा। अन्य देशों के साथ लेन देन करने के लिए में डॉलर की जरूरत पड़ेगी, तो डॉलर जिस भंडार में रखा जाता है उसे बोलते हैं विदेशी विनिमय भंडार। विदेशों के साथ लेन देन करने के लिए इस मुद्रा को रखा जाता है। इसमें कौन कौन सी चीजें होती है, डॉलर होता है कि डॉलर से ही तो हम लेन देन कर सकते हैं। दूसरा, अगर डॉलर खत्म भी हो जाए तो सोना हो सकता है, भाई सोना भी तो हर देश में प्रयोग किया जाता है। सोना कोई मुद्रा नहीं है, सोना एक संपत्ति है जिसे प्रत्येक देश आसानी से ले सकता है। और इसमें होता है एसडीआर, एसडीआर होता है स्पेशल ड्राइविंग राइट्स। ये एक आईएमएफ की संपत्ति होती है, ये मुद्रा नहीं है, ये आईएमएफ की क्या है, संपत्ति। इसको हम डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार एक होती है रिजर्व ट्रेंच पोजीशन, आरटीपी, ये भी एक आईएमएफ की संपत्ति होती है। इसको हम आवश्यकता पड़ने पर विदेशी मुद्रा में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में कौन कौन सी चीजें होती हैं, एक तो विदेशी मुद्रा सोना होता है, एसडीआर और आरटीपी, ठीक है ना। रिजर्व ट्रेंच पोजीशन, एसडीआर, स्पेशल ड्राइविंग राइट्स, ठीक है। विदेशी मुद्रा भंडार को देश का केंद्रीय बैंक प्रबंधित करता है, यानी कि इसके जो व्यवस्था है पूरी मैनेजमेंट, इसको मैनेज करने का काम कौन करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब हम समझते हैं कि भुगतान संतुलन क्या होता है। हमने ये सब चीजें समझ ली, अब हमें भुगतान संतुलन बिल्कुल सरल लगेगा। कैसे, देखिए भारत का अन्य देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो होता ही है भाई, इसमें तो कोई बात है ही नहीं कि व्यापार नहीं होता हो। भारत को अगर कोई सामान मंगाना है तो अन्य देशों से मंगा सकता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, इस प्रकार के जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो
इराक, ईरान, इन देशों से आयात करता है। यानी कि भारत का जैसे मान लीजिए कि कई देशों से व्यापार होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर ले रहा हूं, जैसे ईरान हो गया, रूस हो गया, अमेरिका हो गया, ठीक है ना, जापान हो गया, फ्रांस हो गया। यानी कि इन देशों से, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, ठीक है ना, इन देशों से भारत लेन देन करता है, व्यापार करता है। अब व्यापार करेगा, अगर कोई सामान इनसे खरीदेगा तो इन्हें विदेशी मुद्रा में भुगतान करेगा, यानी कि डॉलर में भुगतान करेगा। और यदि इनको सामान बेचेगा तो डॉलर में भुगतान होगा। अगर भारत इनको कोई सामान बेचेगा तो हमें डॉलर मिलेगा, यानी कि फॉरेन जो करेंसी है वो आएगी अपने पास में। और यदि ईरान से कोई सामान खरीदेगा तो इन्हें डॉलर में भुगतान करेगा, यानी कि डॉलर जाएगी, देश से जाएगी, भाई बाहर जाएगी ना। इसी प्रकार रूस से भी होगा, यूएसए, अमेरिका से भी, जापान से भी और फ्रांस से भी। यानी कि अन्य देशों के साथ व्यापार करने में अगर भारत अन्य देशों से कोई सामान खरीदता है तो विदेशी मुद्रा का भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि विदेशी मुद्रा देश से बाहर जाएगी। और यदि सामान बेचेगा अन्य देशों को तो विदेशी मुद्रा देश के अंदर आएगी, तो फॉरेन करेंसी बाहर जाएगी। तो भुगतान संतुलन क्या होता है कि जो हमारा केंद्रीय बैंक होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो एक साल में का जो विवरण है, देखिए जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, हमने एक साल में कितना व्यापार किया, यानी कि एक साल में कितनी विदेशी मुद्रा देश से बाहर गई और कितनी विदेशी मुद्रा देश के अंदर आई, इसका हिसाब रखना है। क्या होता है? भुगतान संतुलन। भाई कितनी विदेशी मुद्रा का तुमने भुगतान किया और कितनी विदेशी मुद्रा देश के अंदर आई, इसका एक साल का हिसाब रखना है। क्या कहलाता है? भुगतान संतुलन। ठीक है ना। तो एक बार दोबारा समझ लीजिएगा, भुगतान संतुलन क्या होता है कि जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है एक साल का हिसाब रखता है कि कितनी विदेशी मुद्रा तो देश के अंदर आई है और कितनी विदेशी मुद्रा देश के बाहर गई है। ठीक है ना। अब हम ये समझते हैं कि विदेशी मुद्रा देश के अंदर आखिर किन कारणों से आती है और किन कारणों से विदेशी मुद्रा देश के बाहर जाती है। ठीक है। देखिए दोस्तों, देश से कितनी विदेशी मुद्रा या किस प्रकार विदेशी मुद्रा बाहर जाती है और किस प्रकार विदेशी मुद्रा देश के अंदर आती है, इस सब का हिसाब आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखता है, यानी कि हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। इस पूरे हिसाब को जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो भुगतान संतुलन के दो प्रकार के खातों में रखता है। जैसे यानी कि जो पूरा हिसाब है उसको दो खातों में रखता है। पहला एक चालू खाता और एक होता है पूंजी खाता। अब इन सबको समझते हैं। यानी कि कुछ कारण ऐसे हैं चालू खाते में जिनसे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और इसी में कुछ कारण ऐसे हैं जिससे विदेशी मुद्रा देश से बाहर जाती है, और एक पूंजी खाते में भी इसी तरीके से कुछ ऐसे हैं जिसमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और कुछ से विदेशी मुद्रा बाहर जाती है। अब एक एक कारण को बिल्कुल आसान भाषा में और डिटेल से समझते हैं। ठीक है। तो पहले चालू खाता, यानी कि आरबीआई प्रत्येक वर्ष चालू खाते और पूंजी खाते में किस प्रकार विदेशी मुद्रा आ रही है जा रही है इसका डेटा प्रकाशित करता है। आप इसको आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना। तो पहले हम समझते हैं आयात और निर्यात से। आयात का मतलब होता है आना, यानी कि अगर भारत कोई वस्तु को अन्य देशों से आयात करता है यानी कि मंगाता है तो उसे विदेशी मुद्रा में भुगतान करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर हम आयात करेंगे तो आयात से विदेशी मुद्रा देश से बाहर जाएगी, भाई भुगतान करना पड़ेगा ना अगर कोई सामान मंगाएंगे तो। और निर्यात, आयात से तो विदेशी मुद्रा बाहर जा रही है देश से, और निर्यात का मतलब होता है कोई भी वस्तु को बेचना। यानी कि जैसे मान लीजिए कि मार्कर है, भारत मार्कर का निर्यात करता है, यानी कि देश से बाहर किसी अन्य देश को अगर मार्कर बेचेगा तो जिस देश को मार्कर बेचेगा वो देश भारत को भुगतान करेगा विदेशी मुद्रा में। तो इसका मतलब निर्यात करने से, सामान बेचने से जो
विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी वो निर्यात के अंदर आएगी, निर्यात से में विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। इसी प्रकार सेवाएं हो गई। सेवाएं क्या होती हैं? जैसे पर्यटन की सेवा हो गई। पर्यटन को समझिए कि जैसे मेरी इच्छा हुई कि मैं भारत से किसी अन्य देश यानी कि अमेरिका में घूमने जाऊंगा, या फिर फ्रांस में, जापान, जर्मनी, किसी भी अन्य देश में घूमने जाऊंगा। जैसे अमेरिका जा रहा हूं, तो अमेरिका जाऊंगा तो मुझे डॉलर की जरूरत पड़ेगी। अब मैं जाऊंगा तो अमेरिका जाना है मुझे, तो डॉलर की जरूरत पड़ेगी। तो जब मैं एयरपोर्ट पर जाऊंगा, कई तरीकों से मैं रुपए को डॉलर में बदल सकता हूं। कई सारे बैंक भी हैं जो इस काम को करते हैं, व्यवसाय बैंक जिन्हें आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त है, ठीक है ना। तो मैं एयरपोर्ट पे जाऊंगा, कुछ पैसे रुपए दूंगा बैंक को, और वो मुझे विदेशी मुद्रा यानी कि डॉलर दे देगा, और उसी डॉलर से मैं अमेरिका जाकर खरीदारी करूंगा, पर्यटन की सेवा यानी कि घूमना फिरना जो भी करना मेरे को वो कर लूंगा। इसका मतलब अगर मैं पर्यटन की सेवा का उपयोग करता हूं तो विदेशी मुद्रा देश से बाहर जाएगी। पर्यटन किसकी सेवा का प्रयोग कर रहा हूं? अमेरिका की। भाई अमेरिका जाऊंगा घूमने, तो अमेरिका को तो वहां पर विचरण करूंगा, यानी भ्रमण करूंगा, वहां के जो स्थल को देखूंगा। इसी प्रकार अगर अमेरिका के या अन्य देशों के निवासी भारत में आएंगे घूमने, तो उन्हें किसकी जरूरत पड़ेगी? रुपये की। और वो अपनी, और रुपये हम क्यों देंगे उन्हें? भाई अगर हम उन्हें घूमने के लिए रुपये की जरूरत पड़ेगी तो हम उनसे डॉलर लेंगे, सीधी सी बात है। अगर हम बाहर जाने के लिए डॉलर की भुगतान कर रहे हैं, तो अगर हमारे कोई विदेशी देश के अंदर आता है तो उसे रुपये हम कब देंगे? जब वो हमें डॉलर देगा। तो इसका मतलब पर्यटन की सेवा, अगर कोई हमारे देश की पर्यटन की सेवा का प्रयोग करेगा तो हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी, ठीक है। तो पर्यटन से विदेशी मुद्रा जाती भी है और आती भी है। इसी प्रकार हो गया बैंकिंग की सेवा। हमारे देश के कई सारे ऐसे बैंक हैं जिनकी शाखाएं अन्य देशों में भी हैं। तो जिस प्रकार जो बैंक है वो हमारे देश में पैसा कमा रहे हैं, उसी प्रकार वो वहां भी कमाते हैं, तो उन्हें भी विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। तो जो उसका फायदा होता है, जो भी कमाई होती है, वो कहां भेजते हैं? इंडिया में, ठीक है ना। तो विदेशी मुद्रा उससे भी प्राप्त होती है। इसी प्रकार बीमा कंपनियां हो गई, इसका भी सिस्टम बिल्कुल बैंकिंग से ही है। कहीं से कहीं विदेशों में भी होगी, हमारे देश में भी तो विदेशी बैंक है ना, तो वो यहां से पैसा कमा रहे हैं। इसी प्रकार संचार की सेवा, सॉफ्टवेयर की सेवा। जैसे मान लीजिए कि कोई अन्य देश, फ्रांस का हम कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, तो इसरो करेगा तो पैसे भी लेगा उससे। भाई अगर फ्रांस का कोई सैटेलाइट हम अपने जो वाहन होता है, GSLV, PSLV, इस प्रकार के रॉकेट हो गए, अगर उनमें लॉन्च करेंगे तो हम कुछ पैसे लेंगे, और वो किस में लेंगे? डॉलर में। तो इससे में विदेशी मुद्रा प्राप्ति भी होगी। और अगर हम अन्य देशों में जाकर अपने उपग्रहों को लॉन्च करवाते हैं उनके रॉकेटों से, तो उन्हें डॉलर में भुगतान देंगे, यानी कि विदेशी मुद्रा देंगे। तो इसका मतलब संचार से में विदेशी मुद्रा प्राप्त भी होगी और बाहर जाएगी। इसका हिसाब कौन रखता है? आरबीआई। इसी प्रकार सॉफ्टवेयर की सर्विस, सॉफ्टवेयर बनाने का काम यदि भारत की कोई कंपनी करेगी तो विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी, और हम अन्य देशों में जाकर सॉफ्टवेयर बनवाएंगे तो विदेशी मुद्रा का भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इन सब तरीकों से में विदेशी मुद्रा प्राप्त भी होती है और विदेशी मुद्रा बाहर भी जाती है। इसी प्रकार इन चार चीजों को भी समझते हैं: लाभांश, ब्याज, सहायता और स्थानांतरण। लाभांश क्या होता है? लाभांश होता है, जैसे मैंने मान लीजिए किसी कंपनी में 10% शेयर खरीद रखे हैं। किसी कंपनी में 10% शेयर खरीदने का मतलब है कि अगर उस कंपनी को साल में 100 रुपए की कमाई हो रही है, यानी कि साल में अगर वो कंपनी 100 रुपए का फायदा कमा रही है, तो उसका 10% मुझको मिलेगा, यानी कि 10 रुपए का फायदा मुझे मिल रहा है, बाकी 90 रुपए जिसने निवेश कर रखे हैं उसको मिलेगा। उसे बोलते हैं लाभांश। यानी कि निवेश करने से जो हमें लाभ होता है उसे बोलते हैं लाभांश। जो हमें 10 रुपए मिल रहे हैं ना, वो क्या है? लाभांश। इसी प्रकार से हमारे देश के कई सारे व्यापारी हैं जिन्होंने अन्य देशों की कंपनियों में निवेश कर रखा है, तो उनसे जो फायदा प्राप्त होगा, जो लाभांश, जो निवेश से लाभांश प्राप्त हो रहा है, वो भी विदेशी मुद्रा देश के अंदर लाएगा। इसी प्रकार अन्य देशों के कई सारे व्यापारी भी हैं, बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने देश के अंदर निवेश कर रखा है।
तो उनसे जो साल दर साल उन्हें फायदा हो रहा है वो उससे विदेशी मुद्रा देश के बाहर जाएगी। भाई कोई अगर मान लीजिए अमेरिका का निवासी है, अगर वो देश के अंदर निवेश कर रखा है तो वो रुपया थोड़ी नहीं लेके जाएगा वहां, वो तो डॉलर लेके जाएगा ना, विदेशी मुद्राएं। तो इसका मतलब अगर हमारे देश के अंदर किसी विदेशी ने निवेश कर रखा है तो विदेशी मुद्रा बाहर जाएगी। और यदि भारत का किसी निवासी, भारत के किसी व्यक्ति ने किसी अन्य देश में निवेश कर रखा है तो उससे विदेशी मुद्रा देश के अंदर आएगी। ठीक है, अब समझते हैं ब्याज। ब्याज तो आपको पता ही, ब्याज कब प्राप्त होता है? जब हम किसी को उधार देते हैं तो हमें ब्याज प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने फ्रांस को 1 लाख करोड़ रुपए उधार दिए हुए हैं, उदाहरण के तौर पर। अगर हमने उसको उधार दिए हुए हैं तो ब्याज भी लेंगे, ठीक है ना। उधार किस में दिए थे भाई? फ्रांस रुपए में तो नहीं उधार लेगा, उसको हम डॉलर दिए, तो डॉलर दिए तो ब्याज भी डॉलर ही लेंगे। तो इसका मतलब अगर हमने किसी अन्य देश को उधार दिया हुआ है तो उससे जो ब्याज मिलेगा तो उससे विदेशी मुद्रा देश के अंदर आएगी, यानी कि ब्याज से जो विदेशी मुद्रा आएगी वो तो इसके अंदर आएगी, ठीक है ना, ब्याज से। और ब्याज से ही विदेशी मुद्रा देश के बाहर भी तो जा सकती है भाई। जैसे मान लीजिए कि अमेरिका से में हमने 50,000 करोड़ रुपए उधार लिए हुए हैं तो उसको साल दर साल ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो ब्याज किस में चुकाएंगे? डॉलर में चुकाएंगे, विदेशी मुद्रा में। तो विदेशी मुद्रा बाहर जाएगी, यानी कि अगर उधार हमने लिया है तो ब्याज के कारण विदेशी मुद्रा बाहर जाएगी, और यदि उधार दिया हुआ है तो ब्याज के कारण विदेशी मुद्रा देश के अंदर आएगी। ठीक है। सहायता, सहायता क्या होती है? सहायता तो एक तरह से हेल्प हो गई भाई, किसी को सहायता कर देना, जैसे 100 रुपये सहायता। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए कि अमेरिका हमको 1,000 करोड़ डॉलर अगर सहायता दे देता है तो सहायता देगा तो विदेशी मुद्रा देश के अंदर आएगी। और इसी प्रकार हम किसी अन्य देश को, जैसे मान लीजिए कोई देश है जैसे जापान हो गया, जापान को अगर हम 500 करोड़ डॉलर सहायता के रूप में देते हैं तो उसे वापस तो नहीं लेंगे, नहीं लेंगे ना। तो यानी कि अगर सहायता किसी को देंगे तो विदेशी मुद्रा देश के बाहर जाएगी, और सहायता अगर हमें खुद को मिलेगी तो विदेशी मुद्रा देश के अंदर आएगी। ठीक है। स्थानांतरण, स्थानांतरण क्या होता है? पैसे को एक जगह से दूसरे जगह पर भेजना। जैसे मान लीजिए कि आप दिल्ली में रहते हो और आपके माता पिता जयपुर में हैं, तो आप अपने माता पिता को दिल्ली से कुछ पैसे उनके घर खर्च के लिए स्थानांतरण तो करते ही होंगे भाई, भेजने पड़ते हैं ना। तो इसी प्रकार हो सकता है कि कोई व्यक्ति भारत में रहता हो और उसके माता पिता जर्मनी, जापान, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा इन देशों में रहते हो, तो उन्हें विदेशी मुद्रा में तो भुगतान करना पड़ेगा। हम तो भुगतान रुपये में कर देंगे, लेकिन उसका विदेशी मुद्रा में कौन भुगतान करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बीच का जो माध्यम है वो यही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर हम भुगतान बाहर करेंगे, अन्य देशों में भुगतान करेंगे, जैसे फ्रांस में हमारे माता पिता रहते हैं तो उनको भुगतान करेंगे पैसे, तो विदेशी मुद्रा बाहर जाएगी। और इसी प्रकार इसका उल्टा होगा, यदि किसी विदेशी के यहां पर माता पिता रहते हैं तो वो यहां पर भुगतान करेगा तो विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। ठीक है ना। तो इन चारों चीजों को तो आप समझ लिए। चालू खाते से में जो विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और विदेशी मुद्रा जाती है। ठीक है ना, कंफर्म, क्लियर। अब हम समझते हैं पूंजी खाता। और भी कई सारे अन्य कारण हैं जिन तरीकों से में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, जिसमें है निवेश हो गया, विदेशी ऋण हो गया, विदेशी ऋण का भुगतान। एक एक चीज को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। निवेश क्या होता है? निवेश होता है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से, परिभाषा बता रहा हूं, लाभ कमाने के उद्देश्य से धन खर्च करना। एक तरह से धन कमाने के उद्देश्य से ही धन खर्च करना। जैसे मान लीजिए कि निवेश दो तरीके से होते हैं। एक तो होता है प्रत्यक्ष निवेश, यानी कि प्रत्यक्ष एफडीआई बोल सकते हैं, इसमें प्रत्यक्ष निवेश हो जाएगा। प्रत्यक्ष निवेश। और एक होता है पोर्टफोलियो निवेश।
अब ये दोनों क्या होते हैं, देखिए प्रत्यक्ष निवेश होता है, जैसे मान लीजिए कि भारत की कोई कंपनी है, जैसे एसबीआई बैंक है। अब अगर एसबीआई बैंक अपनी एक और ब्रांच विदेश में खोलता है तो वहां वो सीधा निवेश करेगा, यानी कि अपने खुद की ब्रांच खोल रहा है तो उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष निवेश। भाई वहां भी दो धन कमाने की कारण ही तो एक शाखा खोल रहा है। तो इसी प्रकार प्रत्यक्ष निवेश की परिभाषा होती है कि बहुत लंबे समय के लिए लाभ कमाने के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है उसे बोलते हैं निवेश, यानी कि 1-2 साल के लिए नहीं, जैसे लंबे समय के लिए। जैसे मान लीजिए कि मैं खुद अमेरिका में कोई फैक्ट्री डालता हूं जिससे मैं भाई जीवन भर इससे कमाई होती रहेगी, तो उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष निवेश। कोई कंपनी खोलना, कोई फैक्ट्री खोलना, किसी कंपनी में 60%, 50% या फिर निवेश कर देना लंबे समय के लिए, जब लंबे समय के लिए निवेश किया जाता है तो उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष निवेश। जबकि पोर्टफोलियो निवेश क्या होता है, छोटे समय के लिए, जैसे मान लीजिए किसी सरकारी बॉन्ड में निवेश कर देना, 1 या 2 साल के लिए उसका लाभ प्राप्त करने के लिए निवेश करना। पोर्टफोलियो निवेश में कम समय के लिए निवेश किया जाता है, ठीक है। या फिर किसी स्टॉक में, सरकारी प्रतिभूति में निवेश कर देना जिससे में 1-2 साल के अंदर अच्छा लाभ प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। तो ये दोनों को मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगा जिससे दोनों को अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। अब निवेश को समझते हैं। निवेश को मैं मोटा मोटा बता देता हूं कि निवेश से किस प्रकार से विदेशी मुद्रा देश के बाहर जाती है और किस प्रकार विदेशी मुद्रा देश के अंदर आती है। जैसे मान लीजिए कि मैंने अमेरिका में कोई एक फैक्ट्री खोली। अगर अमेरिका मुझे फैक्ट्री खोलनी है अमेरिका में, तो वहां पर मुझे जगह खरीदनी पड़ेगी, मजदूर चाहिए, वहां पर सामान, मशीनें, इस प्रकार की चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो इन चीजों को अमेरिका में खरीदनी पड़ेगी। भाई अमेरिका में तो खरीदूंगा, कोई बाहर से तो नहीं लेके जाऊंगा। तो अमेरिका में खरीदने के लिए मुझे कौन सी मुद्रा की जरूरत पड़ेगी, डॉलर की। डॉलर की जरूरत पड़ेगी ना। तो इसका मतलब वहां मैं डॉलर लेके जाऊंगा तो डॉलर में तो खर्च करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर मैं अन्य देश में निवेश करूंगा, यदि भारत का कोई व्यक्ति अन्य देश में जाके कोई फैक्ट्री खोलता है या फिर निवेश करता है, ठीक है ना, तो विदेशी मुद्रा देश से बाहर जाएगी। इसी प्रकार भारत का, सॉरी, अन्य देश का कोई व्यक्ति भारत में आकर निवेश करता है, यहां पर कोई आकर फैक्ट्री खोलेगा, किसी कंपनी में 10%, 50%, 30% शेयर खरीदेगा। जैसे मान लीजिए कि अमेरिका का कोई AB नाम का कोई व्यक्ति है जो SBI बैंक में 20% शेयर खरीद लेता है, तो उसे 20% शेयर खरीदने के लिए किसमें भुगतान करना पड़ेगा, रुपये में। और रुपये में कब देंगे, जब वो अपने साथ विदेशी मुद्रा लाएगा। भाई विदेशी मुद्रा तो लानी पड़ेगी। तो इसका मतलब है अगर कोई विदेश का, अन्य देश का व्यक्ति भारत में आकर निवेश करेगा तो हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। और भारत का कोई व्यक्ति बाहर जाकर निवेश करता है तो विदेशी मुद्रा देश से बाहर जाएगी, ठीक है। अब समझते हैं विदेशी ऋण। विदेशी ऋण तो बिल्कुल सिंपल है। जैसे मान लीजिए कि फ्रांस हो गया, फ्रांस को 500 लाख डॉलर, 500 लाख डॉलर, सॉरी 500 लाख तो ज्यादा हो जाएगा, 500 करोड़ रुपए चाहिए। छोटा मान उदाहरण तो लेना अपने को, क्या दिक्कत है। 500 करोड़, सॉरी बार बार ज्यादा पैसे, 4 करोड़ डॉलर पैसे चाहिए। उदाहरण में क्या होता है मानने में, जैसे फ्रांस को, जो फ्रांस देश है उसको 4 करोड़ डॉलर उधार चाहिए। भारत ने क्या करा, उसको 4 करोड़ डॉलर उधार दे दिए। तो उधार किसमें देगा, उधार किसमें देगा, विदेशी मुद्रा में ही तो देगा। यानी कि अगर हम किसी अन्य देश को उधार देंगे तो उधार देने के लिए तो विदेशी मुद्रा बाहर जाएगी। भाई विदेशी ऋण, फ्रांस को अगर हम पैसा उधार देंगे तो विदेशी मुद्रा बाहर जाएगी। और यदि किसी अन्य देश से उधार लेंगे तो विदेशी मुद्रा देश के अंदर आएगी। जैसे अमेरिका से, मान लीजिए अमेरिका से अगर हम 500 करोड़ डॉलर उधार लेते हैं तो विदेशी मुद्रा देश के पास आएगी। भाई अमेरिका में डॉलर में तो उधार देगा। इसी प्रकार जापान से लेंगे तो विदेशी मुद्रा देश के अंदर आएगी। इसका मतलब अगर हम किसी अन्य देश को उधार देंगे तो विदेशी मुद्रा बाहर जाएगी, और यदि उधार लेंगे तो विदेशी मुद्रा देश के अंदर आएगी, ठीक है। विदेशी ऋण का भुगतान क्या होता है, विदेशी ऋण का भुगतान
ऋण का भुगतान मतलब जैसे मान लीजिए कि जर्मनी, अब जर्मनी का उदाहरण लेते हैं क्योंकि बार बार फ्रांस भी बोरिंग हो जाएगा। जैसे जर्मनी को हमने 500 लाख डॉलर उधार दिए हुए थे, जिस पर जर्मनी अपने को, भारत देश को प्रत्येक वर्ष 1-1 लाख डॉलर ब्याज चुका रहा था। प्रत्येक वर्ष कितना? 1 लाख डॉलर। 500 लाख डॉलर तो उधार दिए हुए थे, अब प्रत्येक वर्ष वो 1-1 लाख डॉलर अपने को ब्याज के रूप में चुका रहा था। लेकिन अब क्या करा कि जर्मनी ने उस 500 लाख डॉलर को, जो मूलधन उधार लिया हुआ था, उस मूलधन को भी चुका दिया, तो अब उसको ब्याज भी तो नहीं देना पड़ेगा ना। यानी कि किसी देश ने अगर ऋण लिया है तो उस मूलधन को चुकाएगा, ठीक है ना। अगर जर्मनी अपने को मूलधन चुका देता है तो उसको ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा, यानी कि उस ऋण से वो पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। तो मुक्त होने के लिए उसे क्या चुकाना पड़ेगा? ऋण का भुगतान करना पड़ेगा, उस मूलधन को चुकाना पड़ेगा। तो उस मूलधन को भी हम इसमें काउंट करते हैं। तो यानी कि ऋण का भुगतान करना, यदि किसी देश को हमने उधार दिया हुआ था, यदि उस उधार को वो लौटा देता है तो उस उधार को लौटाने से भी विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। भाई एक तो ब्याज अलग चीज होता है, एक तो ब्याज, तो अगर वो ब्याज चुकाएगा तो उसे ब्याज तो हर साल चुकाना पड़ेगा, लेकिन जो पैसे उसने उधार लिए थे अगर वो ही चुका देगा तो वो अलग मामला हो जाता है, अलग मामला है, वो इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। तो यदि कोई देश अपने को ऋण का भुगतान कर देता है तो विदेशी मुद्रा में मिलेगी, और यदि जिस देश से हमने उधार लिया हुआ था उसको हम ऋण का भुगतान कर देते हैं, जितने भी पैसे उधार लिए हुए थे उसको अगर चुका देते हैं तो हमें ब्याज नहीं देना पड़ेगा। तो जो पैसे हम चुकाएंगे भुगतान के रूप में वो विदेशी मुद्रा बाहर जाएगी, ठीक है ना। यानी कि ऋण का भुगतान करेंगे तो विदेशी मुद्रा बाहर जाएगी, और यदि कोई हमें ऋण का भुगतान करेगा तो विदेशी मुद्रा अंदर आएगी, ठीक है ना। तो जितने भी तरीके थे विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के, विदेशी मुद्रा बाहर जाने के, वो हमने आपको बता दिए। अब इसमें 2 चीजें आती हैं, व्यापार घाटा और एक चालू खाता घाटा। व्यापार घाटा क्या होता है? व्यापार को किससे समझते हैं? व्यापार का मतलब आयात, निर्यात आयात से, यानी कि देश का जितना भी व्यापार होता है उसको बोलते हैं आयात और निर्यात। अब व्यापार घाटा कब होगा? जैसे मान लीजिए कि भारत की बात करते हैं। भारत अगर मान लीजिए कि विदेशों से, पहले आयात और निर्यात लिख लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि भारत विदेशों को $100 की वस्तुएं निर्यात करता है, बेचता है। अगर $100 की, हमें केवल समझना ही तो है, समझने में क्या दिक्कत है भाई। अगर भारत विदेशों को जो सामान बेचता है उससे भारत को कितने रुपए मिलते हैं? $100, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भारत के पास $100 आ गए हैं। अब $100 आए हैं तो इसी से वो आयात भी कर सकता है। ये भाई सामान खरीदने के लिए उसे विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ेगी, तो $100 से सामान खरीद सकता है। लेकिन भारत खरीदता है सामान $120 के, यानी कि सामान बेचने से तो उसे केवल $100 मिले, लेकिन उसने $120 के सामान खरीद लिए। बेचा कम लेकिन खरीदा ज्यादा, तो $20 कहां से लाएगा? इसका मतलब $20 का घाटा हो गया। भाई सामान बेचने से, विदेशों का सामान बेचेगा तो विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी, और बेचने से हमें कितने विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई? $100। इसका मतलब हम $100 तक तो सामान खरीद सकते हैं, लेकिन उसने सामान $120 का खरीद लिया, तो $20 का घाटा हो गया ना। तो इसे बोलते हैं व्यापार घाटा, यानी कि व्यापार में घाटा हो रहा है। अगर विदेशी मुद्रा बचेगी तो व्यापार में फायदा होगा, विदेशी मुद्रा बढ़ेगी देश की, और अगर विदेशी मुद्रा व्यापार घाटे में चलेगा तो विदेशी मुद्रा घटेगी देश की, ठीक है ना। अगर 120 की जगह यहाँ पे $90 ही होता, अगर हम सामान केवल $90 का खरीदते, इसका मतलब उन्हें $100 तो $100 के सामान तो बेचे, $100 तो अपने को प्राप्त हुए, लेकिन हमने $90 ही खर्च किए, तो अपने पास में कितने? $10 बच गए। तो व्यापार में अपने को फायदा हो रहा है ना।
तो इससे देश में विदेशी मुद्रा बढ़ती है। तो व्यापार घाटा कब होता है? जब देश निर्यात तो कम करता है लेकिन आयात ज्यादा कर दे। $100 के सामान बेच रहा है लेकिन 120 के खरीद ले तो घाटा हो जाता है। यानी कि निर्यात तो कम और आयात ज्यादा हो तो व्यापार घाटा हो जाएगा, जबकि निर्यात ज्यादा और आयात कम हो तो व्यापार अधिशेष हो जाएगा, व्यापार घाटा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? अब हम समझते हैं कि चालू खाता घाटा क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि चालू खाते में जितनी तरीके से हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है, जैसे मान लीजिए कि व्यापार से हमारा व्यापार ना फायदे में चल रहा है, व्यापार से हमें $20 का फायदा हो रहा है। प्लस लिखने का मतलब क्या है कि हम निर्यात ज्यादा कर रहे हैं। कितने ज्यादा कर रहे हैं? $20 का। लेकिन सेवाओं से हम -$15। -$15 का मतलब यानी कि सेवाओं से हम जितना विदेशी मुद्रा प्राप्त कर रहे हैं उससे $15 ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च कर रहे हैं। ज्यादा खर्च करेंगे तभी तो हमें घाटा होगा, और घाटे को किससे? माइनस से। यानी कि निर्यात और व्यापार में, तो वस्तुओं के व्यापार में, सॉरी यहां पर लिख लेना वस्तुएं, ये व्यापार किसका? वस्तुओं का। वस्तुओं के व्यापार में तो मैं $20 का फायदा हो रहा है, लेकिन सेवाओं के व्यापार में $15 का घाटा हो रहा है। और इन तरीकों से लाभांश, ब्याज और सहायता और स्थानांतरण से मान लीजिए कि मैं $10 का घाटा होता है, तो चालू खाते में $20 तो आयात निर्यात से आ रहा है, और 10 + 15 यानी कि -$25 यहां पे ज्यादा खर्च हो रहा है। तो कुल नेट कितना ज्यादा खर्च किया हमने? +20 - 25 कितना? $5। यानी कि चालू खाते में हम -$5 घाटे में चल रहे हैं। भाई एक तरह से समझ लीजिए कि चालू खाते में $100 तो हमने प्राप्त किए, लेकिन $105 खर्च कर दिए, तो इसका मतलब $5 ज्यादा खर्च किए ना, तो $5 का घाटा हो गया। तो जितना घाटा होता है पूरे चालू खाते में उसे बोलते हैं चालू खाता घाटा। और यदि सोचिए कि $100 तो हमने प्राप्त किए और $95 ही हम खर्च करते, तो $5 का हमें फायदा हो जाता है, यानी कि $5 हमारे पास बच जाते हैं, तो इसे बोलते हैं चालू खाते में अधिशेष हो जाता है, एक तरह से फायदा हो जाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, इसका चालू खाते और पूंजी खाते का विदेशी मुद्रा भंडार से क्या कनेक्शन होता है। तो अब हम समझते हैं कि चालू खाता और पूंजी खाता, इन दोनों खाताओं का अगर इनमें घाटा होता है या फिर अधिशेष होता है तो इसका विदेशी मुद्रा भंडार पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है FER यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, एक तरह से विदेशी विनिमय भंडार मान लीजिए, विदेशी विनिमय भंडार होता है, इसमें रखी तो विदेशी मुद्रा जाती है ना, तो विदेशी मुद्रा भंडार भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है वो किस काम आता है? इसमें विदेशी मुद्रा रखने के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि चालू खाते में हमें $100 प्राप्त हुए, लेकिन हमने एक साल में $110 का भुगतान किया, तो चालू खाते में $10 का में घाटा हो गया। ठीक है, सिंपल। इसी प्रकार हमारा पूंजी खाते में $50 तो हमें प्राप्त हुए, लेकिन भुगतान हमने $30 का ही किया, तो यहां पर $20 का हमें फायदा हो गया। तो जो पूरा BOP खाता है, इसको ही तो बोलते हैं BOP। भाई जो RBI का BOP खाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट खाता, जिसको दो तरीके से यानी कि चालू खाते और पूंजी खाते के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज करता है। तो इसमें पूरे टोटल रूप से यानी कि कुल रूप से कितना घाटा या फिर अधिशेष हुआ, इधर $10 का घाटा और यहां पर $20 का फायदा, तो नेट रूप से नेट कितना $10 का फायदा हुआ। यानी कि एक साल में हमारे जो भुगतान पेमेंट है ना, भुगतान संतुलन, इसमें $10 बच गए। ठीक है,
तो ये पैसा कहाँ चला जाएगा? विदेशी मुद्रा भंडार में। इसका मतलब यदि हमें जो हमारा बीओपी अकाउंट है, भुगतान संतुलन, पूंजी खाता और चालू खाता, यदि हमें इसमें विदेशी मुद्रा का फायदा होता है तो विदेशी मुद्रा बढ़ेगी, और यदि ये घाटे में रहता है तो विदेशी मुद्रा घटेगी। कैसे? जैसे मान लीजिए कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट खाता है, बीओपी, पूंजी खाता और चालू खाता, इसमें हमने यहाँ पे $110 खर्च न करके अगर यहाँ पे $170 खर्च करते तो इसका मतलब यहां तो हमें $70 का घाटा हो जाता। भाई यहाँ पे $100 खर्च कर रहे हैं, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे $100 तो हमें मिले और $170 खर्च किए, तो $70 हमने ज्यादा खर्च किए, जबकि पूंजी खाते में $20 का फायदा हो रहा है। तो नेट रूप से अपने को $50 का घाटा हो रहा है। इसका मतलब हमें $50 ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। अब कहां से करेंगे? भाई विदेशी मुद्रा में $50 ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी। कहां से करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अपने विदेशी मुद्रा भंडार से $50 निकालेंगे और इसका भुगतान कर देंगे। यानी कि जब भी मैं भुगतान संतुलन खाते में घाटा होता है तो उसका भरपाई किससे करते हैं? विदेशी मुद्रा भंडार से। और यदि फायदा होता है तो बची हुई मुद्रा अपने आप ही विदेशी मुद्रा भंडार में चली जाती है। ठीक है ना? इन सबका मैनेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो ध्यान से समझिएगा कि यदि भुगतान संतुलन, जो अर्थव्यवस्था में यदि विदेशी मुद्रा का घाटा होता है तो उसकी भरपाई विदेशी मुद्रा भंडार से की जाती है। यदि फायदा होता है तो विदेशी मुद्रा अपने आप ही विदेशी मुद्रा भंडार में चली जाती है। विदेशी मुद्रा भंडार कब बढ़ेगा? जब हमें इस पूरे अकाउंट में फायदा होगा, विदेशी मुद्रा आएगी। और घाटा कब होगा? जब विदेशी मुद्रा ज्यादा बाहर जाएगी। ठीक है ना? तो इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है? जय हिंद।